नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर मतलब SWSD एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन का जो इंटरनल बॉडी क्लॉक होता है, जो कि उसके जागने और सोने से रिलेटेड होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से क्योंकि वो पर्सन जो है जिसको ये डिसऑर्डर है, उसका जो वर्क का काम करने का जो शेड्यूल है, उसकी जो रूटीन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। और ऐसा पर्सन अक्सर रात के टाइम काम करता है और दिन के समय सोता है। तो इस तरह के बदले हुए वर्क रूटीन की वजह से, जिसमें उसका स्लीप और वेकिंग का जो पूरा शेड्यूल है वो बदल चुका है, इस वजह से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, उसे शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोस किया जाता है। ये जो हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक होता है, जिसकी वजह से हमें रात में नींद आती है और सुबह सूर्योदय होने के कुछ समय बाद नींद खुल जाती है, इस पूरे रूटीन को जिसमें हमारी बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है, उसे कहते हैं सर्काडियन रिदम। ये जो रिदम है ये हमारी नेचुरल तौर पर बनी होती है। सनलाइट के एक्सपोजर के हिसाब से हमारा जो दिमाग है वो रिस्पॉन्ड करता है और वो हमें शाम होते होते, रात पहुंचते पहुंचते हमारे को नींद आने लगती है। और सुबह होते होते हमारा जो दिमाग है, शरीर है, वो इस तरह से बना है कि वो उठ जाए और वो एक्टिव हो जाए। पर अगर एक पर्सन की डेली रूटीन, उसका खासकर की वर्क शेड्यूल इस हिसाब से बन चुका है कि वो रात में या शाम में काम करना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए 9 या 10 बजे उसकी शिफ्ट होती है और वो सुबह 7 या 8 बजे तक चलती है और उसके बाद उसे सोने की नीड होती है, तो ऐसे में उसका जो नेचुरल बॉडी क्लॉक है, जिसके हिसाब से उसको नींद और जागने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी एक पर्सन को हो सकती है। जितने भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें करीब 10 से 20% लोगों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी के जो मेन लक्षण होते हैं, मेन सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं कि जब वो सोना चाहते हैं तो उनको टाइम पर नींद नहीं आ पाती, देर लगती है सोने में, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती, नींद बार बार टूटती रहती है, सस्टेन्ड स्लीप नहीं रहती। साथ ही ड्यूरेशन जो है स्लीप की, नींद की, वो कम हो जाती है। अगर थोड़ी देर नींद आती है, उसके बाद अगर टूट जाती है तो दोबारा नींद नहीं आ पाती, या बार बार रात में नींद टूटती रहती है। और साथ ही जब वो काम करते हैं, जैसे कि वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम भी उनको बहुत नींद आती रहती है, एक्सेसिव स्लीपीनेस रहती है। या किसी दिन अगर छुट्टी का भी दिन है, काम नहीं भी है, पूरा दिन उनके पास खाली है, तो भी जागते समय उनका मन बहुत ज्यादा सोने का करता है। मन करता है कि बस सो जाएं, नींद आती है, झपकियां लेते हैं और किसी भी काम पर फोकस करने में मुश्किल होती है। तो जब नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट वाला जो वर्क शेड्यूल है वो हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक मतलब सर्काडियन रिदम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, अलाइन नहीं हो पाता है, एक साथ ये दोनों नहीं हो पाते, तो उस वजह से ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये देखने में आते हैं। और ये जो स्लीप डिसऑर्डर है ये स्पेसिफिकली इसी वजह से देखने में आता है क्योंकि एक पर्सन की जो काम करने की शिफ्ट है वो नेचुरल ना रहकर अब वो बदल चुकी है। इस तरह का डिसऑर्डर तभी डायग्नोस किया जाता है जब एक पर्सन में इस तरह का जो नींद को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो एटलीस्ट 3 महीने से बनी हुई हो और साथ ही उसके जो डेली जो फंक्शनिंग है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हो। मतलब एनर्जी लेवल्स कम होते हों, काम करने में कंसंट्रेशन ना लगती हो, चिड़चिड़ापन आ जाता हो, अपने बाकी कामों में फोकस ना करके सिर्फ वर्क से ही प्रीऑक्यूपाइड रहता हो एक पर्सन, और कैसे उसको नींद आ जाए, कैसे वो बस ठीक से सो जाए, नींद के इर्द गिर्द उसका जो है सारी सोच चलती रहती है, वो बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहता है नींद को लेकर। सरदर्द हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी और एंगर की प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं, बहुत इनटॉलरेंट हो जाता है पर्सन, इंपल्सिव हो सकता है और रिलेशनशिप्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, अपनी डेली जो दूसरी लेजर एक्टिविटीज हैं, इंटरेस्ट की, हॉबी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उस पर भी उसका ध्यान धीरे धीरे हटने लगता है। तो इस तरह का मेंटल स्टेट अगर करीब 3 महीने से बना हुआ हो तो उस पर्सन के चांस होते हैं कि उसको डॉक्टर शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। साथ ही डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट से एक स्लीप लॉग, उसका एक स्लीप का एक रिकॉर्ड भी मांगते हैं, जिसमें करीब 7 से 10 दिन का वो रिकॉर्ड देखते हैं, जिसमें कि एक पर्सन मेंशन करता है कि कैसे उसकी जो स्लीप को लेकर जो उसकी रूटीन है और उससे आने वाले जो उसका मेंटल स्टेट है वो काफी डिस्टर्ब्ड है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस उसकी करीब 10-15 दिन की दिखनी चाहिए
जिसके बाद डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोसिस देते हैं। तो अगर कोई पर्सन जाएगा और डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा कि इसको शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, तो डॉक्टर पहले आपको एक लॉग रखने को कहेगा, थोड़ा सा आपसे स्लीप स्टडी करा सकता है। इसके अलावा आपकी स्लीप की हिस्ट्री डॉक्टर पूछेगा कि आमतौर पर आपकी जो स्लीप की रूटीन थी वो पहले कैसी थी, कब से वो डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, क्या पहले भी स्लीप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, या ऐसा तो नहीं कि आपकी जो नाइट शिफ्ट है इसके आने से पहले से ही आपको स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोगों की बहुत लंबे समय से इंसोम्निया या कुछ दूसरी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हो, और जब उनका शिफ्ट चेंज हुआ हो उसके बाद उनकी वो जो शिफ्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई हो। तो उस केस में डॉक्टर्स पूरा ढंग से देखकर डायग्नोसिस बनाकर एक पर्सन को तब डायग्नोस करेंगे जब वो किसी और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से ना होकर, किसी और मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से ना होकर, केवल शिफ्ट में आने वाले चेंज की वजह से जब स्लीप डिस्टर्बेंस और डेली लाइफ की डिस्टर्बेंस आएगी, तभी डॉक्टर शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। अब बात करेंगे कि शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं। यहां तो मैंने जो बताया वो ये था कि शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर दिखाई कैसे देता है, किस तरह की कंडीशंस एक पर्सन की लाइफ में आती है जब उसे डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। पर ये होता क्यों है, बॉडी में, ब्रेन में ऐसा चल क्या रहा है। ये जो सर्काडियन रिदम है जिसके बारे में यहां पर एम्फेसिस दिया गया, ये जो नेचुरल हमारी बॉडी क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक है, बाय नेचर हमारा जो शरीर दिमाग है इस तरह से काम करता है। अब जब सुबह कोई व्यक्ति उठता है तो जो सनलाइट है वो हमारे आंखों से होकर हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। ब्रेन के अंदर कुछ स्लीप सेंटर्स होते हैं जो कि नींद को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उन सेंटर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि दिन हो गया है, लाइट आ रही है, कुछ इस तरह के मैसेजेस दिमाग रिसीव करता है, और उसकी वजह से बॉडी में और ब्रेन में कई तरह के हार्मोन्स और केमिकल चेंजेस आते हैं। इनमें से दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल और एक होता है मेलेटोनिन। ये दोनों केमिकल्स जो हैं इनके प्रोडक्शन में चेंज आता है, इनके रिलीज में एक बदलाव आता है जब भी हम सुबह उठते हैं या रात को जब सोने का समय होता है। तो जब सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल के जो लेवल हैं वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, वैसे वैसे कॉर्टिसोल के लेवल हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। ये कॉर्टिसोल जो है वैसे ये स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे भी इसको समझा जाता है, और ये एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रीट होता है। अब सुबह के टाइम जब कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें अलर्ट होने के सिग्नल देगा। एक मैसेज जाएगा, एक सिग्नल जाएगा कि शरीर को अब दिन भर के काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। और ब्रेन के वो सारे सेंटर्स जो कि अलर्टनेस डिमांड करते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि ज्यादा काम करना चाहिए ऐसे टाइम में, वो सारे जो प्रोसेस है वो सक्रिय हो जाएंगे। इस तरह से कॉर्टिसोल का लेवल सुबह के समय ज्यादा होना जरूरी है ताकि हम जागे रहें और हम अपने काम में और दुनिया भर की जो गतिविधियां हैं उसमें अपना ध्यान लगा पाएं और पूरी ऊर्जा के साथ अपना फोकस बना पाएं। जैसे जैसे शाम होती जाती है कॉर्टिसोल के लेवल कम होंगे, वैसे वैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलेटोनिन सेक्रीट करना शुरू करती है। ये मेलेटोनिन जो है ये अंधेरे के रिस्पॉन्स में सेक्रीट होता है, रिलीज होता है इसका। और ये जो मेलेटोनिन है ये हमारे अंदर नींद लाने का काम करता है, मतलब ये ब्रेन के उन एरियाज को एक्टिवेट करने लगता है जिससे कि हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स गिर जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स दूसरे कुछ रिलीज होंगे जो कि हमें सुलाने में मदद करेंगे, हम आलस महसूस करना शुरू करेंगे, सुस्ती महसूस करेंगे, ताकत कम महसूस करेंगे, और धीरे धीरे दिमाग और शरीर जो है वो नींद आने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब अगर कोई पर्सन रात में काम कर रहा है, सुबह के समय सो रहा है, तो ऐसे में ये जो पूरा जो केमिकल का जो रिलीज है, प्रोडक्शन है, ये बिगड़ जाएगा। रात के टाइम मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है जो कि सुलाने का काम करता है, तो चाहे वो व्यक्ति रात में भी काम करे पर फिर भी उसे स्लीपीनेस महसूस होगी, नींद महसूस होगी, वो पूरे अलर्टनेस के साथ, पूरे अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो अक्सर जो लोग रात में काम करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते उन लोगों के मुकाबले जो कि सुबह काम करते हैं। सुबह काम करने वाले लोगों के ब्रेन और बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन के जो लेवल में जो चेंज आता है, इसकी वजह से लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो सुबह के समय कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो मेलेटोनिन कम होगा, रात के समय मेलेटोनिन ज्यादा होगा तो कॉर्टिसोल कम होगा। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर इस हिसाब से होते हैं जिससे कि हमारा स्लीप और वेक शेड्यूल जो है वो रेगुलेट हो और उसी हिसाब से हम काम भी कर पाए, ध्यान भी लगा पाए। पर रात के टाइम मेलेटोनिन ज्यादा आ रहा है, नींद आ रही है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, झपकियां लिए जा रहे हैं, सुस्ती आ रही है, पूरे प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि दिन के समय हम सो रहे हैं
तो उस टाइम पर कॉर्टिसोल के लेवल ज्यादा है। अब कॉर्टिसोल हमें बार बार जगाने का काम करेगा, तो एक व्यक्ति जो है वो पूरा लंबा 8 घंटे का नींद ले ही नहीं पाएगा, बीच बीच में उसकी नींद टूट जाएगी। नींद टूटेगी तो दिमाग और शरीर कॉर्टिसोल पैदा कर रहा है, तो ऐसे में वो दोबारा सो नहीं पाएगा। दिमाग उसको जगाने की कोशिश कर रहा है और एक व्यक्ति सोने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में जो पूरा जो रिदम है, पूरा जो एक जो सिंक्रोनी है वो बिगड़ जाएगी। शरीर और एक व्यक्ति का जो अपना रूटीन है, दोनों के बीच तालमेल नहीं बन पाएगा। शरीर कहेगा सो जाओ, एक व्यक्ति जागने की कोशिश कर रहा है। शरीर कहेगा जागो, एक इंसान सोने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में तालमेल बिगड़ने की वजह से, ये मिस अलाइनमेंट होने की वजह से ये जो शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं ये देखने में आएंगे। मतलब कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन, वर्क की प्रोडक्टिविटी, मूड चेंजेस, एनर्जी लेवल, सब में चेंज आ जाएगा और एक व्यक्ति को फिर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि SWSD मतलब शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर का इलाज क्या है। इसका जो इलाज है ये 3 सिम्टम्स को टारगेट करता है। एक, सर्काडियन मिस अलाइनमेंट जो हो रही है, मतलब सर्काडियन रिदम का एक पर्सन के बिहेवियर के साथ जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, उसको ठीक करने के लिए इलाज होगा। बहुत ज्यादा नींद आती है काम करते समय या दिन भर में जब वो व्यक्ति जाग रहा है तब उसको नींद बहुत आती है, स्लीपीनेस है, उसको ठीक करने के लिए इलाज फोकस करेगा। तीसरा, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ठीक से नींद नहीं आ रही, 8 घंटे की नींद नहीं मिल पा रही, टूटती जा रही है, पुअर क्वालिटी स्लीप है या नींद आ ही नहीं पा रही है बिल्कुल। इस तरह के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इलाज दिया जाएगा। तो पहले तो सर्काडियन रिदम को ठीक करने के लिए जरूरी है कि एक पर्सन को अपने वर्क के या अपना जो भी लाइफस्टाइल का जो पूरा शेड्यूल है डेली लाइफ का, उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि सर्काडियन रिदम का ऐसा कोई दवा से इलाज नहीं हो सकता। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा दिमाग जिस तरीके से सदियों से, हजारों साल से जैसा बन चुका है, हम उसको किसी दवा से बिल्कुल अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लें या अपने हिसाब से ढाल लें। दिमाग का, शरीर का जो तरीका है उसके हिसाब से चलना एक इंसान के लिए जरूरी होता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि अपने बॉडी का जो सर्काडियन रिदम है उसे चेंज कर दें। इसीलिए मोटे तौर पे तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये नाइट शिफ्ट का तरीका या जो आदत है ये जाएगी तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। सीधे तौर पे तो यही कहा जाएगा। तो जब तक नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम रहेगी तब तक सर्काडियन रिदम के जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई तरीका एक इंसान को लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। पूरी तरह से हम कहें कि वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा या उसको ये बिल्कुल प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं होंगी, ऐसा कहना मुश्किल है। और इस तरह से 100% रिजल्ट्स देखने में नहीं आते किसी भी इलाज के। अगर हमने इतने अननेचुरल तरीके से, इतने आर्टिफिशियल तरीके से अपने स्लीप और वेक के जो सारे जो रूटीन है वो बदल रखे हैं, हम नहीं उम्मीद कर सकते कि हमारा जो शरीर है वो हमारे चाहने से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे, उसके अंदर सारे केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाए हमारे हिसाब से, या कोई दवा हो जो हमारे बॉडी के अंदर मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल का जो सारा जो पूरा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको बिल्कुल बदल दे। पूरी तरह से संभव नहीं है। पर फिर भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कुछ टिप्स को फॉलो किया जा सकता है जिससे कि हम अपने दिमाग पर और शरीर पर ये जो लाइट और डार्क का जो पूरा जो इफेक्ट है उसको पड़ने से थोड़ा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी रात की शिफ्ट खत्म होती है, सुबह आपको घर जाना होता है या किसी वजह से आपको सुबह के समय सनलाइट का एक्सपोजर करना होता है, तो कोशिश करें कि आप सन ग्लासेस पहन के चलें। बाहर निकले जब घर से या अपने ऑफिस से, जैसे भी आपको बाहर जाना है, आप एक काला चश्मा लेकर चलें ताकि आप बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर ना लें। और अगर कई मामलों में अगर अवॉइड किया जा सकता है तो सनलाइट का एक्सपोजर अवॉइड करके रखें, क्योंकि थोड़ी देर का भी अगर सनलाइट एक्सपोजर होगा तो कई घंटों तक आपकी नींद आने के चांस कम हो जाएंगे। आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, सुबह का एकदम बिल्कुल धूप वाला माहौल है, ऐसे में आप घर पहुंचेंगे, चांसेस कम है कि आप इमीडिएटली सो पाएं। तो इसलिए काला चश्मा पहन के रखें। कोशिश करनी चाहिए कि एक हफ्ते में कम से कम दिन आप नाइट शिफ्ट में वर्क करें। देखिए, ये जो मैं यहां सजेशंस दे रहा हूं ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए इंप्लीमेंट करना शायद बिल्कुल पॉसिबल ना हो, पर इसी तरफ अगर बढ़ेंगे, इसी टाइप के टिप्स या इस टाइप के इलाज की तरफ अगर कदम बढ़ाते रहेंगे तो ही चांस है कि आप ये शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर की समस्या को ज्यादा अच्छे से अच्छा मैनेज कर पाएं। तो सिर्फ ये नहीं सोचना अरे मेरे साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ तो ये हो नहीं सकता। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन से दूर भागेंगे उतना ज्यादा आप अपनी उस समस्या को, बीमारी को मजबूत करते जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। और जो भी ये टेक्निक्स या टिप्स जो बताई जा रही हैं, जो मैं थोड़ी सी ही बताऊंगा इस वीडियो में अभी, समझें कि क्यों इस तरह के सॉल्यूशंस जरूरी हैं या जरूरी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किस दिशा में होगा, किस तरह से इंप्लीमेंट करना होगा, उसकी तरफ एक इंडिकेशन मिलेगा आपको।
तो जैसा मैंने बताया कि नाइट शिफ्ट अगर आप हफ्ते में मान लीजिए 5 कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 ही करें या 3 ही करें, कम करने की कोशिश करें। या अगर आपकी नाइट शिफ्ट बहुत लंबी होती है, जैसे मान लीजिए 12 या 13 घंटे की नाइट शिफ्ट होती है, तो ऐसे में तो और भी जरूरी होगा कि आप कम से कम रातों में काम करें। या इसका एक दूसरा तरीका होता है कि एक रो में, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रोज काम ना करके ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं। जैसे मंडे या वेडनेसडे या मंडे या थर्सडे को ही सिर्फ काम करें। कोई भी ऐसे 2 दिन, या मंडे थर्सडे कर रहे हैं और फ्राइडे को कर लें, क्योंकि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आप लगातार काम कर रहे हैं और आपको जो सिर्फ आराम मिल रहा है या जो आपकी जो थोड़ा शिफ्ट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ संडे और सैटरडे को आ रहा है। नहीं, कोशिश करें कि पूरा वीक में भी आप इस तरह से काम या अपनी शिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि बीच में 1 या 2 दिन का गैप आपको मिलता रहे जिसमें आपको रात में काम ना करना पड़े। अगर कभी ऐसा हो कि आपको 2, 3, 4 दिन तक लगातार नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ा है या किसी तरह से ऑल्टरनेटिव वे में काम करना पड़ा है, जैसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस तरह से काम करते हैं कि मंडे ट्यूसडे को दिन में शिफ्ट होगी, फिर वेडनेसडे को रात में होगी, फिर थर्सडे या फ्राइडे को दिन में या रात में, कुछ इस तरह से शिफ्ट चेंज होंगी। कोशिश करना चाहिए अगर आप कई दिन तक रात की शिफ्ट में काम किए हैं तो उसके बाद जो आपका गैप होना चाहिए, लीव होनी चाहिए, वो करीब करीब 40-48 घंटे की होनी चाहिए। मतलब 2 दिन तक आपके पास इतना टाइम हो कि आप अपनी स्लीप वेक साइकिल को फिर से नॉर्मलाइज कर सकें या एक हेल्दी सर्काडियन रिदम के हिसाब से अपना स्लीप वेक शेड्यूल प्लान कर सकें। तो अगर कई दिन तक इसी तरह से नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उसके बाद एक लंबा पीरियड चाहिए जब आपका शरीर और दिमाग सुबह और रात के इस सर्काडियन साइकिल के साथ एडजस्ट कर पाए। इसी के साथ अगर आपकी नाइट शिफ्ट होती है तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ओवर टाइम ना करें। 6-8 घंटे तक काम कर रहे हैं उतना ही काफी है। 12-14 घंटे की शिफ्ट में काम ना करें, क्योंकि उससे आपके बॉडी ब्रेन में ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। आप कुछ ही समय बाद इतने थके हारे हो जाएंगे, इतने एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कि अब आप एक रात भी काम करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे और आपको एक लंबी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। जब बहुत ओवरवर्क किया जाता है, बहुत लंबी लंबी शिफ्ट में काम किया जाता है, तो ज्यादातर लोग डिप्रेशन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है डिप्रेशन का, या अल्कोहल या कुछ ऐसे एडिक्टिव डिसऑर्डर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है जब लोग लंबी शिफ्ट्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नींद अच्छी लाने के लिए ऐसे टाइम पर लोग जो है वो अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन कर लेंगे। बीमारी का कारण होगा आपकी शिफ्ट में लंबा ज्यादा देर तक काम करने में, और उसका इलाज आप करेंगे शराब या किसी और दूसरे पदार्थ की मदद से। तो यहां क्या होगा, एक प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ तो स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, अब अल्कोहल एडिक्शन भी आ जाएगी। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप इस तरह की जॉब में काम करें, अगर आपको नाइट शिफ्ट में ही काम करना है, ऐसी जॉब हो जहां आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, बहुत ज्यादा आपको ड्राइव करके अपने ऑफिस तक ना जाना पड़े। मतलब आसपास ही आपका ऑफिस या आपका जो भी वर्क प्लेस है वो होना चाहिए। क्योंकि उस केस में अगर आप लंबा टाइम अगर ड्राइव करने में ही निकालेंगे, 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर आपको ड्राइव करके जाना है अपने वर्क प्लेस और फिर वहां से घर आना है, तो ऐसे में आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो सुबह और रात के बीच के जो शिफ्ट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, इनमें जो समय आपका आराम करने का होना चाहिए या जिस टाइम पर आपका लाइट को लेकर या डार्क को लेकर प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, वो आपको ठीक तरह से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पूरा जो आपका जो रिदम है, जो साइकिल है, वो बिगड़ जाएगी और ज्यादा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसा जॉब लें जिसमें आपको बार बार रोटेट ना करने पड़े अपनी शिफ्ट्स। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन रात को काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं, फिर रात को शिफ्ट हो गई, फिर दोबारा से दिन में शिफ्ट हो गई। ऐसा करने से ज्यादा डिस्टरबेंस आएगी, मतलब स्लीप रिलेटेड डिफिकल्टीज और मूड और दूसरी डिफिकल्टीज ज्यादा होंगी उन लोगों के मुकाबले जिनको स्ट्रेच में एक ही साथ कई दिन तक नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। तो पहले जैसे मैंने पॉइंट बताया कि आपकी जो नाइट शिफ्ट होनी चाहिए वो कई दिनों तक एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। पता चले कि 5-5, 6-6 दिन आप नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहे हैं। कोशिश करना चाहिए कि 2 या 3 दिन ही नाइट शिफ्ट में काम करें, और जब ये नाइट शिफ्ट का वर्क हो तो एक साथ हो। जैसे थर्सडे फ्राइडे काम कर लिया, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे काम कर लिया, या कोई भी 3 दिन एक साथ काम कर लिया। ऑल्टरनेट जब होती है नाइट और डे शिफ्ट, तब लोग ज्यादा डिस्टर्बेंस फेस करते हैं। तो ये दोनों टाइप के सॉल्यूशंस, दोनों टाइप की अप्रोचेस हेल्प कर सकती हैं। जिस भी तरीके से संभव हो उस तरह से आप अपनी रूटीन को ठीक रख सकते हैं। फिर इसी के साथ जरूरी होगा कि अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो बीच में नैप्स जरूर लें। जो लोग दिन में काम करते हैं
उनको अक्सर ये चीज़ रिकमेंड नहीं की जाती कि वो दिन में नैप लें, क्योंकि अगर उनको इंसोम्निया या कुछ और दूसरी स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसमें कि रात को उनको टाइम से नींद नहीं आ पाती, तो अक्सर कहा जाता है कि दिन में नैप लेना अवॉइड करें, क्योंकि अगर दिन में आधा एक घंटा कोई सो जाएगा तो फिर रात को उसको नींद आने में फिर से देरी हो सकती है। पर यहां मामला थोड़ा उल्टा है। यहां कहा जाएगा कि अगर आप रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत स्लीपीनेस महसूस हो सकती है, नींद महसूस होगी, तो बेटर है कि थोड़ी देर के लिए आप सो जाएं, आधा घंटा मान लीजिए आप नैप ले लें। उससे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, काम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बजाय इसके कि आप पूरा रात भर लगातार काम करते रहें, उसमें आप थके हारे नींद में काम करेंगे, तो ऐसे में आपका वैसे भी ध्यान नहीं लगेगा, वैसे भी काम ढंग से हो नहीं पाएगा, गलतियां ज्यादा करेंगे। तो अगर आप रात में अगर 2 बार मान लीजिए आधा आधा घंटा अगर सो भी जाते हैं तो आपका एटलीस्ट काम करने का जो एफिशिएंसी है वो बना रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट सजेशन हो सकता है कि जब आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो जब आपकी नाइट शिफ्ट शुरू हो रही है या थोड़ा सा ही टाइम अभी बीता है आपकी शिफ्ट में, तो आप कॉफी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से वेकफुल होकर ठीक से जाग कर काम कर सकें। पर जब आपकी नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली है, सुबह का बिल्कुल समय आ रहा है, उस टाइम अवॉइड करें कॉफी पीना। उस टाइम पर चाय कॉफी जैसा कोई पदार्थ ना लें, क्योंकि उससे जो आपका ब्रेन है वो अलर्ट होगा और ऐसे में नींद आना और मुश्किल हो जाएगा जब आप सुबह के समय सोने का प्लान करेंगे। तो क्या खा रहे हैं, किस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पूरी रात में, क्योंकि रात को आप जाग रहे हैं तो खाने का मन करेगा। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप किस पदार्थ का सेवन किस समय कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट की शुरुआत में क्या खा रहे हैं और नाइट शिफ्ट के खत्म होने पर आप क्या खा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप नाइट शिफ्ट खत्म करते हैं और अगर आप बहुत ड्राउजी हैं, किसी वजह से आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया या 1-2 दिन से आपकी ठीक से नींद नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करें कि ड्राइव ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांस ज्यादा होंगे, अलर्टनेस नहीं बनेगी, ड्राइव करते वक्त आपको झपकी आ सकती है। तो ऐसे में रिस्की होगा अगर आप SWSD से सफर कर रहे हैं और आप ड्राइव करके घर जाते हैं, चाहे वो थोड़ी दूर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग ड्राइव हो। लॉन्ग ड्राइव में तो और भी ज्यादा रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि लंबा ड्राइव करना होगा, हाईवे की ड्राइव हो सकती है, ऐसे में आराम से गाड़ी चला रहे हैं और पता चले झपकियां आ गई और पता चले कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहां रिस्क रहते हैं। तो कोशिश करें या तो ड्राइव ना करें या फिर कोई ऑल्टरनेट रास्ता अपनाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नाइट शिफ्ट खत्म होने से थोड़ी देर पहले या उसके बाद थोड़ी देर सो जाएं, उसके बाद ड्राइव पे निकलें। उससे फायदा ये होगा कि आपको नींद मिलने की वजह से थोड़ा अलर्टनेस हो जाएगा, और अगर आपको मान लीजिए आधा पौना 1 घंटा ड्राइव करके जाना है तो कुछ हद तक आपका जो ब्रेन है वो आपको सपोर्ट करेगा और आप आराम से ड्राइव करके घर पहुंच पाएंगे। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ये थे अपनी सर्काडियन रिदम के हिसाब से अपने बिहेवियर में, अपने स्लीप और वर्किंग शेड्यूल में चेंजेस लाने के क्या तरीके हैं, जिससे कि आप काम के टाइम जब आपकी शिफ्ट चल रही है उस टाइम आप क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सर्काडियन रिदम के हिसाब से अपनी फंक्शनिंग को मॉडिफाई कर पाएं। अब बताऊंगा कि घर पर आपको क्या करना है जिससे कि आप अपनी सर्काडियन रिदम के हिसाब से थोड़ा सा अलाइनमेंट ला पाएं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग इस तरह से नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले जो कि रात में सोते हैं और सुबह काम करते हैं, उनके मुकाबले 2 से 4 घंटा नींद कम लेते हैं। सुबह किसी भी समय सोएं, दिन में कभी भी उठें, ओवरऑल उनके जो स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 4 घंटा कम होती है। जबकि रात को सोने वाले आमतौर पर देखे जाते हैं कि वो 7-8 घंटे की, 9 घंटे की नींद आराम से ले पाते हैं। इसीलिए अक्सर रिकमेंडेड होता है कि जिन्हें SWSD का डिसऑर्डर है वो करीब 9 घंटा या 10 घंटा सोएं अगर उनको मौका मिले तो। अगर रात में सोने का मौका मिले तो 8 की बजाय 9 या 10 घंटे की नींद भी अगर मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी नींद की जरूरतें पूरी होंगी और ब्रेन जो है वो फ्रेश रहेगा, शरीर और दिमाग में काम करने की ताकत बनी रहेगी। तो घर पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जैसा कि मैं अभी बताऊंगा। आप वीकेंड्स पे अच्छी नींद लें, वीकेंड्स पे पूरा रेस्ट करें। जो आपने एक रूटीन बना रखी है घर की, कोशिश करें कि रेगुलर उसी को फॉलो करें। बेड टाइम रिचुअल्स आपके बिल्कुल एप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसा पहले बताया कि लाइट का एक्सपोजर ज्यादा नहीं होना चाहिए, रूम को डार्क करके रखें, पर्दे अच्छे से पूरे गिरा के रखें, ज्यादा रोशनी कमरे में ना आए, बहुत खा पी के ना सोएं, रिलैक्स्ड मूड में सोएं। कुछ ऐसे बेड टाइम रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, और पूरा जो घर का जो रूटीन है वो आपका डेली एक जैसा रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह का समय है, घर के कुछ और 2-4 काम आ गए, सोचा चलो आज ये 2-3 काम निपटा देते हैं, तो सुबह के काम होते हैं, दोपहर में सो जाएंगे या बाद में देख लेंगे। इस तरह के जब आप चेंजेस लाते हो
तब आपका ये जो डिसऑर्डर है ये और भी सीवियर रूप ले सकता है। या मान लीजिए आपको दिन में किसी तरह का काम था, आप सुबह 7 या 8 बजे सोते हो और 2 या 3 बजे उठते हो, और कभी लगा कि नहीं 10-11 बजे तो मुझे काम था, मुझे बैंक जाना था, मुझे इस पर्सन से मिलना था, ये मेरी इंपॉर्टेंट कॉल थी, या मेरे घर के किसी व्यक्ति को जाना था, उन्हें मुझे छोड़ के आना था, या कोई दुनियादारी करनी थी। ऐसे में अगर आप रेगुलरली अगर इस तरह की चेंजेस लाते हो, अपने सोने की रूटीन में बदलाव लाते हो, तो आपका ये डिसऑर्डर इसी तरह से बना रहेगा, आसानी से दूर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपने सोचा है कि हाँ सुबह 6-7 बजे मुझे सो जाना है, 1-2 बजे ही उठना है, तो इसी रूटीन को फॉलो करना है। और ऐसे में जरूरी होगा कि घर के लोग आपके साथ कोऑपरेट करें। घर के लोगों को समझना जरूरी है कि जब आप सो रहे हैं तो रूम को डार्क रखा जाए, कमरे में बार बार एंटर ना किया जाए, शोर ना किया जाए। कोई बच्चे हैं घर के अंदर तो उनको दूर रखा जाए आपके रूम से। किसी भी तरीके की दूसरी कोई डिस्टरबेंस अगर हो सकती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए, ताकि आपका जो 7-8 घंटे 9 घंटे का जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। शोर शराबे के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि घर के लोग टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि वो ऐसे काम के लिए हेडफोन्स यूज करें। मोबाइल बार बार बजता है तो ऐसे में उसे साइलेंट पे रखें या वाइब्रेशन पे रखें। घर में काम होता है, मेड आती है या घर के लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, बर्तनों का बहुत शोर हो सकता है, या दूसरे कमरे में कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो उठा पटक करने से शोर आता है, तो इसको अवॉइड किया जाए। तो इसी तरह से घर के अंदर जब आपके सोने और जागने के जो टाइम होते हैं उसको पूरा प्लान करके चलें। जिस दिन छुट्टी है उस दिन कोशिश करें रेस्ट करें, मौके का फायदा उठाकर अच्छे से नींद ले लो। बहुत ज्यादा बिजी रहना है, चलो वीकेंड आ गया, घूमने फिरने जाते हैं, मस्ती करते हैं, पता चले संडे पूरा मस्ती में निकल गया, फिर मंडे को फिर नाइट शिफ्ट हुई और फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि अपने जो वीकेंड्स हैं उनको बड़ा समझदारी के साथ प्लान करो, ताकि आप अपनी लेजर और कुछ सोशल एक्टिविटीज को भी कर लो, और साथ ही आपका जो स्लीप वेक का जो पूरा रूटीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो अगर कोई प्लान्स बनाने हैं तो कोशिश करें कि आप वो शाम के टाइम प्लान्स बनाएं। सुबह के टाइम आप सोते हैं तो प्लान्स सुबह के टाइम ना बनाकर दोपहर में या शाम में ही कोई प्लान्स बनाएं, जब घर से बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, या किसी भी तरह का ऐसा कोई प्लान हो अगर। तो ये तो रहे 2 टाइप के सजेशंस जिससे कि सर्काडियन रिदम को चेंज किया जा सकता है या उसके हिसाब से खुद को थोड़ा ढाला जा सकता है। जिसमें कि सर्काडियन रिदम के हिसाब से खुद को कैसे ढालें इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजीज या कुछ टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं। वर्क पे कैसे चेंजेस लाने हैं और घर पे कैसे चेंजेस लाने हैं, ये 2 टाइप के चेंजेस आपके लिए जरूरी होंगे। अब बात आती है कि दवाइयां किस किस टाइप की होती हैं जो कि स्लीप की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। एक तो होते हैं मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स। आप डॉक्टर से बात करें, अपने फिजिशियन से बात करें कि किस तरह से मेलाटोनिन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप जब सुबह के समय सोने जा रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्स खाकर अगर सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आ सकती है, सप्लीमेंट का प्रोडक्शन ब्रेन में ज्यादा हो सकता है। फिर इसी के साथ कुछ हिप्नोटिक या सिडेटिव दवाइयां होती हैं जो कि नींद लाने में हेल्प करती हैं, ये भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हीं दवाइयों को सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। 2 तरह की दवाइयां हैं जिसे कि FDA ने अप्रूवल दिया है SWSD के लिए, वो होती हैं मोडाफिनिल और आर-मोडाफिनिल। ये दवाइयां नाइट शिफ्ट के टाइम पर एक पर्सन को जगाने का काम करती हैं। नाइट शिफ्ट में अगर बहुत ज्यादा नींद आती है, स्लीपीनेस रहती है, जरूरत से ज्यादा नींद आती है, छुट्टी के दिन भी नींद बहुत आ रही है, तो जगाने का काम करेंगी मोडाफिनिल या आर-मोडाफिनिल। और सुलाने के लिए मेलाटोनिन का सप्लीमेंट होगा या फिर हिप्नोटिक या सिडेटिव दवाइयां दी जाएंगी जैसे कि ज़ोल्पिडेम। वैसे तो ये जो दवाइयां हैं ये आपको काफी हद तक हेल्प कर सकती हैं, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आए और आप जागे भी रहें। जब जागना हो तब जागने में हेल्प करेंगी और जब सोना हो तो सोने में हेल्प करेंगी। पर फिर भी ये पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकती इस डिसऑर्डर को। जो भी नेचुरल और एडिक्वेट तरीका है सोने का, जिस भी तरह से हमारा दिमाग और शरीर बना है सोने और जागने के लिए, उसी को जब पूरी तरह से दोबारा से अचीव करेंगे, उसमें दोबारा से ढलेंगे, तभी ये बीमारी पूरी तरह से दूर हो पाएगी। इसीलिए इस बीमारी का एज सच देखा जाए तो कोई क्योर नहीं है। ये नहीं कि एक इंसान को रात में जागने के लिए और सुबह सोने के लिए ऐसे तरीके से बना दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। बस ये दवाइयां कुछ हेल्प कर सकती हैं और कुछ चेंजेस जो आप लाते हैं रूटीन में, बिहेवियर में, वो कुछ हेल्प कर सकते हैं डील करने में। कुछ दवाइयां ऐसी भी हो सकती हैं जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं जो कि एडिक्टिव हो सकती हैं, आदत पड़ जाएगी, इनको लिए बिना नींद ही नहीं आएगी।
या कई बार आप ज़्यादा डोज में ले लेंगे ज़्यादा अच्छा असर लाने के लिए, तब भी इनकी लत पड़ सकती है। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने में मिलेंगे। तो ये जो इलाज हैं, दवाइयों वाले इलाज जो हैं, ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपकी जो नाइट शिफ्ट्स का जो रूटीन है वो एज इट इज़ बना रहेगा। अगर मान लीजिए आप वो पर्टिकुलर जॉब छोड़ देते हैं या आपके शिफ्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं, फिर से आप सुबह काम करने वाले और रात को सोने वाले बन जाते हैं, तो कुछ समय के बाद आपका ये डिसऑर्डर वैसे ही चला जाएगा। सबसे अच्छा इलाज यही है कि अपनी सर्काडियन रिदम के हिसाब से, जो कि हम सबकी नेचुरल होती है, इनबिल्ट हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है, उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया जाए। इस तरह की बीमारियां चली जाएंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क शिफ्ट्स में चेंज आने के बाद भी, मतलब आप रात को सो रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, उसके बाद भी आपको कुछ समय तक ये समस्याएं नींद से रिलेटेड उनसे डील करना पड़े। कई दूसरे रीजंस हो सकते हैं इसके, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्क की रूटीन और सोने और जागने की रूटीन फिर से नेचुरल हो जाएगी, धीरे धीरे ये डिसऑर्डर चला जाएगा। मैक्सिमम मामलों में बिना किसी इलाज के भी नेचुरल तरीके से सोने और जागने की मदद से ये बीमारी दूर हो जाती है। कुछ लोगों में कुछ दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे तो उसमें कुछ अलग तरह के इलाज या दवाइयां दी जा सकती हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस बीमारी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी शिफ्ट रात में होगी तो ये बीमारी के आने के चांस ज्यादा रहेंगे ही। जैसा कि पहले बताया कि 10 से 20% लोग ही होते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उन्हें ये बीमारी होती है। तो बहुत सारे लोग नेचुरली किसी ना किसी लेवल पर ढल जाते हैं इस रूटीन के साथ। पर फिर भी जो 10, 20, 25% जो लोग हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंटेज हो सकता है कि अमेरिका में 25% हो, हिंदुस्तान में शायद 10-15% हो, या शायद इसका उल्टा हो, यहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी जॉब से, वर्क रूटीन से। हो सकता है यहाँ पर ये जो आंकड़ा है ये 40% या 50% तक जाता हो, क्योंकि हो सकता है हमारी कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसके साथ आ जाएं, जिसकी वजह से ये जो स्लीप की जो डिस्टर्बेंस है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। तो बड़े सारे रीजंस की वजह से लोगों में ये बीमारी आ भी सकती है शिफ्ट चेंज होने के बाद, और कई लोगों में शायद हो सकता है ये समय के साथ जाए भी ना। हो सकता है कई लोगों पर इलाज काम ही ना करे, कोई ये दवाइयां वगैरह या जो भी बदलाव है वो काम ना करें। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा कि वो इस तरह का काम छोड़ दें। इस तरह के काम से अपने को बीमार करके कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत से दूसरे जॉब्स हैं जो किए जा सकते हैं। अगर ये 10-20% लोग ऐसे हैं या 30% लोग ऐसे हैं जो कि इस रूटीन में नहीं ढल पा रहे हैं, तो इनकी जगह जरूरी है कि उन लोगों को काम करने दिया जाए जो कि बाद में आ जाएंगे आपके जॉब छोड़ने के बाद। कंपनी की जिम्मेदारी है, वो तो वही संभालेगी, पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप छोड़ें और कोई दूसरा बंदा आएगा वो रिप्लेस कर लेगा। उसकी बजाय आपको यहाँ पर खुद को परेशान करने की, खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है ऐसे टाइम पर कि इस तरह की जॉब छोड़ दें। तो सबसे बेस्ट सजेशन यही होगा, ऐसी जॉब में ही काम करें जहां रात को सोने का मिले और दिन में जागें। दिन में अलर्ट रहेंगे, काम करेंगे, फोकस करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और रात में मजेदार नींद लेंगे। रात में मजेदार नींद लेकर अच्छा खासा अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखेंगे। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक अगर ये प्रॉब्लम्स बनी रहें तो कैंसर का रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का रिस्क, डायबिटीज का, न जाने कितनी दूसरी फिजिकल बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरीके के नाइट शिफ्ट की वजह से, वो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन ढूंढें, वो लंबे टाइम तक इसे खींचते ना रहें। तो ये जो इस पूरे वीडियो में जो डिस्कशन की, जो आपको जानकारी दी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। बहुत से लोग होंगे आज के ज़माने में जो कि आपको आसपास मिलेंगे, जिनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर पाएंगे और उनको ये जानकारी दे पाएंगे। बहुत से लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल होगी। इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।